जी MFA कुछ स्टूडेंट ने पास किया पिछले अटैम्प्ट में। कैसे पास किया? हमारी क्लास का रिज़ल्ट अभी कंपाइल फाइनल नहीं हुआ, अभी रफ सा कंपाइल हुआ है। कुछ 78% रिज़ल्ट है हमारी क्लास का पिछला MFA का। मीन 22% स्टूडेंट पास नहीं कर सके थे, 78% स्टूडेंट पास कर गए, जिसमें गुलबर्ग कैंपस का ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट था, अबाउट 90%। इधर का थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं था, तो मिला के दोनों को 78% रिज़ल्ट निकला है पिछली अटैम्प्ट का। आई कैप का रिज़ल्ट है पिछली अटैम्प्ट का 37%, हमारी क्लास का 78%। दिस मीन 22% स्टूडेंट पिछली क्लास में पिछले सेशन में पास नहीं कर सके MFA। वो कौन स्टूडेंट थे? जो रेगुलर नहीं थे, जो टेस्ट नहीं देते थे। हाँ, जो रेगुलर थे, क्लास में आ गए, किसी भी तरह से टेस्ट बिज़त बुज़त हो के या विलिंगली दे दिया, वो पेपर पास कर गए। इतना मुश्किल पेपर नहीं था अगर आपने सारी क्लासेस ली हो, साथ साथ प्रैक्टिस की हो तो। हाँ, अगर क्लासेस मिस की हो, प्रैक्टिस ना की हो, तो फिर पेपर बहुत मुश्किल है। तो कोशिश करेंगे हम रिज़ल्ट को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे इस दफ़ा। क्या ख्याल है? थोड़ी प्रैक्टिस पिछले सेमेस्टर की निस्बत ज़्यादा करेंगे, को थोड़े 20-30 सेशन स्टार्ट करेंगे, टेस्ट ना दे पे क्लास एक वीक के लिए आउट कर देंगे, ताकि पेपर फेल इजीली हो जाए ना। कुछ लोग इजीली पेपर फेल करते हैं, कुछ मुश्किल करके फेल करते हैं। इजीली कैसे फेल होगा? वीक में 1 या 2 दिन आना, टेंशन ही कोई नहीं है। इजीली पेपर फेल अंडर 20s। कुछ लोग मुश्किल करके फेल करते हैं। मुश्किल करके कैसे फेल करते हैं? हर वीक एक आध छुट्टी कर लेना। मैं 1-2 दिन आना नहीं, 1-2 दिन ना आना। और से क्या होता है, अपने आप को तसल्ली दे रहे होते हैं कि हर वीक में जा तो रहा हूँ, मुझे पता भी है क्या टॉपिक चल रहा है। हर टॉपिक का मुझे पूरा नहीं, थोड़ा बहुत पता तो है क्या हो रहा है। मुझे पता है इस टॉपिक के कितने क्वेश्चन इसने करवाए हैं, मैंने कितने किए, वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे पता है कितने क्वेश्चन इसने करवाए हैं। मैं एंड पे कर लूँगा, लेकिन एंड पे नहीं होता। क्यों? तब तक नॉलेज ही वीक हो चुका होता है। तो पेपर मुश्किल करके फेल करते हैं 45-46 पे, और बड़ा फिर पिंच करता है कि काश आखिरी महीने में, नहीं तो चलो पहले ही कर लिया था, चलो पहले नहीं हुआ था तो आखिरी महीने में काश हो जाता, तो 2-4 नंबर और थे। क्या ख्याल है? तो इसलिए अगर फेल करना है तो मेरे ख्याल से इजीली फेल करना चाहिए। 3 वीक में 1 दिन छुट्टी करने के बजाय 5 दिन छुट्टी करो, 1 दिन आओ, ताकि पता हो मैंने क्या किया है। अय्याशी, ये काम तो पूरा करो ना। इसलिए अगर पेपर ये पास करना है तो आज से ऑनवर्ड छुट्टी अपने लिए हराम करार दे देनी है आपने। छुट्टी हलाल नहीं, हराम है। तो अगर छुट्टी होगी तो टॉपिक मिस होगा, क्योंकि हर नए लेक्चर में हम कुछ ना कुछ नया कर रहे होंगे। आने वाले हर लेक्चर में हम कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। तो अगर वो नहीं सीखा, आपसे आने वाले लेक्चर में भी चीज़ें ठीक तरह से नहीं पकड़ी जाएंगी, तो पेपर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। चलिए वापस आते हैं हम पढ़ने की तरफ। कैफ 6 हम पढ़ रहे थे। नाम MFA मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस हमने रखा था। मैनेजरियल एनालिसिस के हमारे पास चैप्टर 1 to 9 है, और फाइनेंशियल एनालिसिस के हमारे पास चैप्टर 10 to 17 है। ऐसा ही है? क्या ख्याल है? आज हम पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 29 में शायद। अभी तक पिछले 28 लेक्चर्स में हम क्या कवर कर चुके हैं? एक चैप्टर 14 कवर कर चुके हैं, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का एक चैप्टर 14 कवर कर चुके हैं, हमारी बुक का सबसे औखा चैप्टर। और फिर हम मैनेजरियल एनालिसिस में वापस आए तो हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कवर कर लिया, और चैप्टर 9 के ऊपर हमारे कोई 2 लेक्चर्स हो चुके हैं।
चैप्टर 9 के ऊपर हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। चैप्टर 9 में क्या है, टोटल 3 टॉपिक हैं। नाम है चैप्टर 9 का एथिकल डिसीजन मेकिंग। एथिकल डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर टोटल 3 टॉपिक हैं। एक कोर्स ऑफ एथिक्स है कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें 5 कोर्स ऑफ एथिक्स को फॉलो करना है। क्या थे वो? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। और 2 हमारे पास मॉडल है, एक ट्रिपल ए मॉडल और एक टकर मॉडल। ट्रिपल ए मॉडल क्या कहता है? ट्रिपल ए मॉडल कि अगर हम किसी एथिकल डायलेमा में फंस गए हैं, मीन ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या एथिकली राइट है क्या रॉन्ग है, या काफ़ी सारे एथिकल राइट वेज हैं हमारे पास और हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हमें कौन सा वे इसमें से चूज़ करना चाहिए, तो डिफरेंट ऑप्शंस में से कोई एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना है? ट्रिपल ए मॉडल। कैसे हमने मसला अपना रिजॉल्व करना है? कोई 7 क्वेश्चंस के थ्रू। नंबर 1 हमने देखने हैं व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस, मीन मसला क्या है जिसे हमने डील करना है, क्यों हम फंसे हुए हैं। नंबर 2 हमने देखना है एथिकल इश्यूज क्या इन्वॉल्व हैं, इन क्या चीज़ हमारी एथिकली इफेक्ट हो रही है, इंटेग्रिटी इफेक्ट हो रही है, ऑब्जेक्टिविटी इफेक्ट हो रही है, प्रोफेशनल बिहेवियर इफेक्ट हो रहा है, या कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू आ रहा है। नंबर 3 हमने देखने हैं क्या नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज रिलेटिंग टू द केस। नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज रिलेटिंग टू द केस। नॉर्म्स, रीत रवाज हमें क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में। प्रिंसिपल्स मीन रूल्स हमें क्या कहते हैं इस चीज़ के बारे में। और वैल्यूज़ मीन हमारी बिलीव्स क्या कहती हैं इस चीज़ के बारे में। जहाँ पे हम कुछ चीज़ें डिस्कस किया करेंगे ऑलवेज, एक तो हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया करेंगे कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट मेकिंग है या फिर सोशल वेलफेयर है, और किस वे से हमारा ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है और किस वे से हमारा ऑब्जेक्टिव अफेक्ट हो रहा है। दूसरा हम डिस्कस क्या करेंगे इसमें इंडिपेंडेंस, कि बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी हमें इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने हैं, किसी के प्रेशर में डिसीजन नहीं लेने, तो क्या हम इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले रहे हैं। तीसरा हम इसमें डिस्कस क्या करेंगे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? शफाफियत, कि क्या इस वे जो हमारे पास हैं इनमें शफाफियत किस वे में है, मीन कहाँ पे हम कोई खुल्लम खुल्ला चीज़ें डिस्क्लोज कर रहे हैं या कम्युनिकेशन ओपन कर रहे हैं, मीन कोई इनसाइडर डीलिंग या कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू तो नहीं आ रहा। चौथा हम डिस्कस क्या करेंगे इसमें गवर्नेंस को। गवर्नेंस मीन रूल्स रेगुलेशंस हमें क्या कहते हैं, किसी बॉडी के कोई रूल्स हैं, कोई इंडस्ट्री के लॉज हैं, वो हमें क्या कहते हैं, आइदर हम उनको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम क्या डिस्कस क्या करेंगे, कोई एथिकल इश्यूज भी, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी भी इसके अंदर डिस्कस की जा सकती है, लेकिन ये 4 चीज़ें आपने डिस्कस करनी है नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज रिलेटिंग टू द केस में। नंबर 4 हम क्या देखा करेंगे, अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, कि हमारे पास जो मसला है उसको रिजॉल्व करने के लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल हैं, मीन क्या क्या हम कर सकते हैं, पॉसिबल कितने कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास, सारे देखेंगे। और नंबर 5 हम देखेंगे कि बेस्ट कौन सा है कोर्स ऑफ एक्शन इन रिलेशन टू नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, एंड वैल्यूज। इन अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज हर कोर्स ऑफ एक्शन को हम चेक करेंगे कि कहाँ पे कौन से नॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज मीट हो रहे हैं और कहाँ पे कौन सा मीट नहीं हो रहा। नंबर 6 हम देखेंगे क्या, आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब क्या, कंसिक्वेंसीज, रिजल्ट्स हम देखेंगे कि हर कोर्स ऑफ एक्शन के क्या क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, क्या क्या आउटकम हमें फेस करना पड़ सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे नंबर 7 पे कि हमारा क्या डिसीजन होना चाहिए। इसके एक एग्जांपल हमने डिस्कस की थी पाकिस्तान वापडा की, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ से एक ऑर्डर मिला कि आपने हमें अगले आने वाले 10 दिनों में एक प्राइस कट डाउन करने की बजट समरी बना के देनी है। और पाकिस्तान वापडा एक
पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मकसद जो है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है, सोशल वेलफेयर में काम करना है, किसी पर्सन किसी पॉलिटिकल पार्टी का बेस्ट नहीं, पूरी जनता का बेस्ट देखना है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की तरफ से ऑर्डर मिला है कि आप अगले आने वाले 10 दिनों में हमें अपनी क्या करो, प्राइसेस कट डाउन करने की एक समरी बना के दो। और हमें नज़र आया कि कंट्री के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं और आफ्टर 15 डेज कोई इलेक्शन होने जा रहे हैं, और हमें नज़र आ रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है ये अपनी इलेक्शन स्पीच के अंदर ये प्राइसेस कट डाउन समरी यूज़ करेगा। तो उससे क्या करेगा, जो मासूम जनता है उनका माइंड चेंज करेगा, इससे मीन वोटिंग पैटर्न को अफेक्ट करेगा। और अगर हमें ये पता है कि इसने अपनी इलेक्शन स्पीच में यूज़ करनी है ये समरी और हम इसको देते हैं, तो इससे क्या हुआ, एक तो वोटिंग पैटर्न अफेक्ट हुआ और दूसरा एक तरह का हमने अपोजिशन पार्टी के अगेंस्ट ये एक्ट किया। क्यों, उन्हें हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं दी कि वो भी अपनी फेवर में कुछ चीज़ें बोल सकते। इससे क्या हो रहा है, हमारी इंडिपेंडेंस शायद अफेक्ट हो रही है। तो मसला हमने देखा था क्या है कि आइदर हम प्राइसेस कट डाउन समरी रिपोर्ट दें या फिर ना दें। एथिकल इश्यूज़ क्या था कि रिपोर्ट देने से थोड़ी हमारी इंटेग्रिटी इफेक्ट हो रही है, ऑनेस्ट नहीं रहे हम किसके साथ, जनता के साथ। मीन एक पॉलिटिकल पार्टी को हमने फेवर किया, सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को फेवर किया। रिपोर्ट देने से हम इंडिपेंडेंटली डिसीजन भी नहीं ले रहे, हमारा वर्क क्या हो रहा है, प्रेशराइज हो रहा है बाय दिस गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी। क्या कह रहा है, साथ कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू भी आ रहा है कि हम शायद एक तरह की इनसाइडर रिपोर्ट इनको दे रहे हैं अपनी इलेक्शन स्पीच में यूज़ करने के लिए, किसी और को कुछ हम प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो नॉर्म्स प्रिंसिपल एंड वैल्यूज़ हमने डिस्कस किए कि ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं, सोशल वेलफेयर है। रिपोर्ट देने से सोशल वेलफेयर मीट नहीं हो रहा, ना देने से मीट होगा। इंडिपेंडेंस रिपोर्ट देने से हमारी इफेक्ट हो रही है। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट देने से मीट नहीं हो रही, क्यों, हम इनसाइडर एक रिपोर्ट दे रहे हैं। और गवर्नेंस रूल्स हमें ये कहते हैं कि हमें क्या करना है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को फॉलो भी करना है, मीन उसके जो ऑर्डर होंगे उसके अकॉर्डिंगली चलना भी है। रिपोर्ट ना देने से ये भी इफेक्ट होता है। तो आपने देखा हमारे पास कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या है, रिपोर्ट दे दे, रिपोर्ट ना दे, या डिस्कस करके दे दें कि भाई आप अपनी इलेक्शन स्पीच में ये यूज़ नहीं करोगे, या डिले करके दे दें, मैं इनको कहीं कि इस पर टाइम लगेगा और 15 दिन बाद जब इलेक्शन हो जाए, इसकी स्पीच ख़त्म हो जाए, तब हम रिपोर्ट दे दें। तो फिर हमने हर कोर्स ऑफ एक्शन को नॉर्म्स प्रिंसिपल वैल्यूज़ के साथ रिलेट किया कि रिपोर्ट दे देने से ये अफेक्ट हो गया, सिर्फ ये मीट होगा। रिपोर्ट ना देने से ये मीट हो गया लेकिन ये अफेक्ट हो गया। डिस्कस करके देने से चारों मीट हो रहे हैं, डिले करके देने से चारों मीट हो रहे हैं। कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या होंगे, आउटकम क्या होंगे हर कोर्स ऑफ एक्शन के। सो वापस आउटकम चारों ऑप्शन के क्या है कि अगर हम रिपोर्ट दे देते हैं तो क्या किया हमने, इस गवर्नमेंट पार्टी को सपोर्ट की, इन्होंने इलेक्शन स्पीच में यूज़ की, तो हमने वोटिंग पैटर्न को अफेक्ट किया। और कल को अगर अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट में आ गई तो हमें सीरियस एक्शन फ्रॉम दैट गवर्नमेंट फेस करना पड़ेंगे। रिपोर्ट नहीं देते, ये तीनों चीज़ें बचाने के लिए, तो यही गवर्नमेंट अगर कल को दोबारा वापस गवर्नमेंट में आ गई तो हमें इनकी तरफ से सीरियस एक्शन फेस करना पड़ेंगे। रिपोर्ट डिस्कस करके देते हैं तो हो सकता है हमारे साथ ये एग्री कर जाएं कि हम इलेक्शन स्पीच में यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन बाद में अगर यूज़ कर लेंगे तो हम कोई इनके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले सकेंगे। डिले करके देते हैं तो यस, उससे क्या होगा, इलेक्शन का टाइम पीरियड भी पास हो जाएगा, हमारी ऑबीडियंस टूवर्ड्स मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी भी फुलफिल हो जाएगी। सो व्हाट इज़ द डिसीजन, डिले करके देना चाहिए। स्टार्ट में हमारे पास ये ऑप्शन नहीं थी, लेकिन ये 7 क्वेश्चन से गुजरने के बाद हमारे पास एक बेस्ट डिसीजन आ गया कि हमें करना क्या चाहिए। क्या कहना, अब आज और कल 2 दिन हमने क्या करना है, इन्हीं 2 मॉडल के ऊपर, AAA और टक्कर मॉडल के ऊपर कुछ अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है।
क्योंकि चांस है इस दफ़ा इन दोनों मॉडल में से क्वेश्चन पेपर में अपीयर हो सकता है, क्योंकि पिछले पेपर में उसने टेस्ट नहीं किए ये मॉडल। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये क्वेश्चन हम टैकल करने के काबिल हो जाएं। ये क्वेश्चन अगर आपके पास देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हम कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, क्वेश्चन नंबर 2 हमें एक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, अप्युलेंट फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और ये हमारी आई कैप बुक का क्वेश्चन है। जितना भी बड़ा है बुक के अंदर है तो हमें कवर करना होगा, दिस मीन इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में भी अपीयर हो सकता है। रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, यूजिंग द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल मीन AAA मॉडल टू सपोर्ट योर आंसर, रिकमेंड टू AIA द कोर्स ऑफ एक्शन शी शुड टेक। AIA कौन है हमें नहीं पता, उसने कहा जी AAA मॉडल के थ्रू आपने कोर्स ऑफ एक्शन बताना है जो AIA को लेना चाहिए, मीन डिसीजन बताना है उसे क्या करना चाहिए। मीन क्या उसके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपने एंड पे एक कोर्स ऑफ एक्शन मीन फाइनल डिसीजन AIA के लिए आपने अकॉर्डिंग टू AAA मॉडल बताना है। तो देखते हैं AIA कौन है, मसला क्या है। Opulent Furniture Private Limited is one of the largest furniture retailers and has its manufacturing facilities and retail shops across the globe. तो नाम से ही जाहिर है कि कंपनी फर्नीचर का बिज़नेस करती है और बहुत बड़ा बिज़नेस है और पूरी दुनिया में इसकी रिटेल शॉप्स हैं। The company designs and sells premium quality furniture and hardwood flooring. The company, due to the nature of its products, is aware of deforestation. Deforestation, what does it mean by deforestation? Cutting trees, forest को कम करना, mean trees कट करना। Obviously लकड़ी चाहिए फर्नीचर बनाने के लिए, तो क्या करते हैं ये deforestation करते हैं। Is aware of the deforestation it causes in a different region where it operates. However, the company's value and principle display a high regard for environmental concern as shown in their vision statement. ये दरख्त काटना एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टेप नहीं है। क्यों दरख्त काटना एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टेप नहीं है? क्यों कि इससे नेचुरल एनवायरमेंट डिस्टर्ब होता है। क्यों? ये दरख्त क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हमें और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसी बात है, क्या कहना है। लेकिन दिन के वक्त में ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। रात के वक्त में ये दरख्त क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए कहते हैं कि रात को दरख्तों के करीब नहीं जाना चाहिए। सुना वैसा हमारे दिमाग में कि जिन होते हैं इसलिए नहीं जाना चाहिए। नहीं, जिन नहीं होते, वो रात को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए रात को दरख्तों के करीब नहीं जाना चाहिए। दरख्तों का होना एक अच्छा एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टेप है। मीन ये CO2 एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड मीन धुआं, मीन पॉल्यूशन जो है वो एब्जॉर्ब करके हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। क्या कह रहा है, जिससे नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम जो है वो स्टेबल रहता है। क्यों? जितनी CO2 एमिशन ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, तो इससे आपकी नेचुरल वेदर कंडीशन अफेक्ट होंगी, बारिशें आपकी अफेक्ट होंगी, सर्दी गर्मी के मौसम इससे अफेक्ट होंगे, हमारी हेल्थ तो अफेक्ट होगी। कंपनी को पता है जी कि हम क्या करते हैं, दरख्त काट के लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, तो एनवायरमेंटल कंसर्न कंपनी की बहुत ज़्यादा हाई है। मीन शायद ये क्या करते होंगे, उतने दरख्त लगाते भी होंगे जितने काटते हैं। यही एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टेप बनता है। क्या कह रहा है, कोई मिलियन ट्री के प्रोजेक्ट इनको भी स्टार्ट करने चाहिए, हाँ, अगर एनवायरमेंटल कंसर्न है तो। कंपनी जो अपनी विजन स्टेटमेंट है उसमें लिखती है, एट अप्युलेंट फर्नीचर आवर विजन इज टू प्रोवाइड द हाईएस्ट क्वालिटी फर्नीचर फॉर ऑल आवर कस्टमर्स अक्रॉस द ग्लोब while integrating environmental friendly practices in the manufacturing of our products. एक तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो क्या है, कस्टमर को हाई क्वालिटी फर्नीचर प्रोवाइड करना, लेकिन उसके साथ साथ क्या करना है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने हैं, मीन एनवायरमेंट को भी डिस्टर्ब नहीं करना। सो रिसेंट रिपोर्ट एंटाइटल्ड कंपनीज कॉस्टिंग द एनवायरमेंट,
एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, इसका नाम क्या है, कंपनी कॉस्टिंग द एनवायरनमेंट, कि कंपनीज क्या करती हैं, एनवायरमेंटल डैमेज करती हैं। जहाँ पे भी प्रोडक्शन हो रही है वो कंपनी एनवायरमेंटल डैमेज करती है। कैसे? रिसोर्सेज यूज़ करती है तो उससे रिसोर्सेज कम होते हैं, एनवायरमेंटल डैमेज होता है। और दूसरा, कंपनी के प्रोडक्शन प्रोसेस से जो धुआं निकलता है, CO2 मिशन होती है, उससे भी एनवायरमेंट डैमेज होता है। क्या ख्याल है? क्या ये जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, क्या ये भी एनवायरमेंटल डैमेज कर रहा है? कैसे? ये हम AC चला रहे हैं, अंदर ये ठंडी हवा दे रहा है, बाहर ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, गर्म हवा। तो क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, नेचुरल एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को अफेक्ट कर रहा है। सो कंपनी इज कॉस्टिंग द एनवायरनमेंट, पब्लिश्ड बाय द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, suggested that opulent furniture was clear cutting virgin trees over thousands of acres. इन क्या कर रहे हैं, ये ट्रीज को काट रही है। If this large scale deforestation continued, South Asia would be left with significant environmental damage such as loss of habitat, other living things, जानवर परिंदे, higher stream temperatures, flooding and dying fish which could take decades to repair. यानी कंपनी अगर इस तरह से दरख्तों को काटती रही तो उससे एनवायरनमेंट बहुत बुरी तरह से तबाह होगा। मेन अदर लिविंग थिंग्स भी इफेक्ट होंगी, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर भी हमारा अफेक्ट होगा, फ्लडिंग के चांसेस भी आ सकते हैं। मीन बारिशें कभी बहुत ज़्यादा आ जाना जिससे फ्लड आ जाता है, मीन नॉर्मल नहीं एब नॉर्मल हो जाना, तो ये भी एनवायरमेंटल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से होता है। बारिशें आना ही ना, ये भी एनवायरमेंटल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से होता है। तो उन्होंने जी रिपोर्ट दे दी, कंपनीज कॉस्टिंग द एनवायरनमेंट, कि अगर इस तरह की कंपनीज ने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं किया, मीन दरख्त काटते 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 गए तो बहुत बड़ा एनवायरमेंटल डैमेज हो जाएगा। Opulent defended itself by claiming that it sources 55% of its wood from sustainable sources. Sustainable sources में हम अपनी लकड़ी उनसे लेते हैं जो उतनी लकड़ी उगाते भी हैं फिर जाके काटते हैं। सस्टेनेबल भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सेज को बोला जाता है। सस्टेनेबल भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड इज एमिंग टू रीच 80% इन द नेक्स्ट 5 years। मतलब अगले 5 सालों में हमने अपनी वुड ऐसे लोगों से सोर्स करनी है जो वाकई ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन करते हैं, और 80% हमारी सोर्सिंग मीन वुड ऐसी जगहों से ही आया करेगी। मीन हम एनवायरमेंटल डैमेज को प्रमोट नहीं कर रहे। इट हैज़ आल्सो रेफर टू इट्स हैवी कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड रेफोरेस्टेशन। और कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं, फॉरेस्ट को मैनेज कर रहे हैं ताकि वहाँ पे दरख्त जो हैं वो फूलें बढ़ें। मीन शायद कंपनी ये कहना चाह रही है कि हमने कोई मिलियन ट्री का प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किया था। 1 लाख चलो ट्रीज़ लगा दी तो उसे मिलियन का नाम दे दिया, जैसे अभी आजकल होता है जलसों में 1 लाख बंदा आ जाए तो 10 लाख हो जाता है। क्या ख्याल है, 10,000 आ जाए तो वो 1 लाख हो जाता है। सो कंपनी क्या कह रही थी कि नहीं, हम क्या कर रहे हैं, अपनी 55% वुड जो है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली सप्लायर से सोर्स कर रहे हैं। अगले 5 सालों में 80% तक हमने अपनी सोर्सिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनानी है। और हम क्या कर रहे हैं, कोई दरख्तों पे फॉरेस्ट की मैनेजमेंट पे भी काम कर रहे हैं। मीन हम एनवायरमेंट को डैमेज नहीं कर रहे। कंपनी अपनी विजन स्टेटमेंट में भी ये लिखा है, और अभी कंपनीज कॉस्टिंग द एनवायरनमेंट रिपोर्ट पब्लिश होने की बेस पर भी कंपनी ने इसे डिफेंड में ये कहा है। AIA हैज़ रिसेंटली जॉइंड द कंपनी एज असिस्टेंट इंटरनल ऑडिटर। AIA स्टैंड्स फॉर असिस्टेंट इंटरनल ऑडिटर। ये इंटरनल ऑडिटर कौन होता है? ऑडिटर 2 तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। एक्सटर्नल ऑडिटर कौन है? किसी फर्म का बंदा जिसने कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिपोर्ट देना होती है। किसको? शेयर होल्डर को, कि भाई शेयर होल्डर तुझे जो कंपनी की मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दिखा रही है एवरी ईयर, ये ठीक है या नहीं, इसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट देना होती है किसने? एक्सटर्नल ऑडिटर ने।
एक कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिटर भी होता है, जिसका काम होता है कंपनी का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, मीन कंपनी का इंटरनल सिस्टम, उसमें देखना कि रूल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और उन रूल्स की प्रॉपर कंप्लायंस को चेक करके मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना कि भाई आपकी कंपनी में इंटरनल जो सिस्टम चल रहा है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। मीन इंटरनल सिस्टम को चेक करके उसके ऊपर रिपोर्ट देना किसका काम है? इंटरनल ऑडिटर का। तो कंपनी के अंदर क्या है जी, एक AIA असिस्टेंट इंटरनल ऑडिटर ने ज्वाइन किया है एट ए वेरी हैंडसम सैलरी पैकेज। शी इज असाइंड टू वेरीफाई द सोर्सिंग ऑफ वुड यूज्ड, कि जो हम क्लेम कर रहे हैं 55% हमारी जो वुड जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली सप्लायर से आती है, तो ये चेक करके बताओ क्या वाकई ऐसे है, इन क्या रूल्स हमारे फॉलो हो रहे हैं। ड्यूरिंग द लास्ट 6 months she has found that the verification process regarding supplies of forest stewardship council certified wood is not effective, कि ऐसी वुड जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सेज से आती है उसके ऊपर एक स्टंप लगाई जाती है FSC की, लेकिन उसने देखा काफ़ी सारी वुड ऐसी है जिसके ऊपर ये स्टैंप नहीं लगी हुई, मीन वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। क्या कह रहा है? मीन ये कुछ सर्टिफिकेट होते हैं जो एक चीज़ की क्वालिटी जो है वो बताते हैं। लाइक हमारा जितना भी मीट, बीफ या मटन हम खाते हैं, ये हेल्दी है या नहीं, आजकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स क्या करते हैं, उसके ऊपर एक स्टैंप लगाते हैं। वो स्टैंप ये शो करती है कि मीट वाकई ही हेल्दी है, खाने के काबिल है। हाँ, जिस मीट के ऊपर वो स्टैंप नहीं है वो पता नहीं फिर किस चीज़ का है, इधर बकरा है या खोता है, और हेल्दी है या नहीं, बीमार जानवर का है या किसका है, तो दिस मीन वो रिलायबल नहीं है। उस तरह से कंपनी जो वुड लेती है एनवायरमेंटल सोर्सेज से, उसके ऊपर FSC की स्टंप लगाई जाती है, लेकिन उसने देखा इंटरनल ऑडिटर ने कि कुछ वुड ऐसी है जिसके ऊपर वो स्टैंप नहीं है, दिस मीन एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सिंग नहीं हो रही। इंटरनल मसला है कंपनी का। Most of the time the description on invoice for the wood is accepted as sufficient evidence of sustainable sourcing, लेकिन मेंशन यही करता रहे हैं इनवॉइस के ऊपर कि सस्टेनेबल ही सोर्सिंग है, लेकिन जबकि वुड सस्टेनेबल सोर्स वाली मीन सर्टिफाइड नहीं होती थी। She also noted that the spending on forest management includes significant amount for staff forest visit, which in her opinion are meant for sourcing wood rather than any supporting activities for the forest management। मीन कंपनी ने अगर कोई स्टाफ रखा हुआ है जिनका काम क्या है जाके फॉरेस्ट मैनेजमेंट करना, मीन मिलियन ट्रीज लगाना, देखना कि दरख्त बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, वो ये काम नहीं कर रहे। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि वुड हमारी एनवायरमेंटल सोर्स से आ रही है नहीं आ रही। मीन कोई फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी कंपनी जो क्लेम कर रही है वो हो नहीं रही है एक्चुअल में। मीन कंपनी एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोसेसेस में इन्वॉल्व नहीं है उतनी जितना शो कर रही है। She has taken her concern to the CFO, who has told her this is the way business is conducted in the industry, कि भी ऐसे ही काम होता है। क्या हो गया तुझे? तू क्या समझती है कि सारे रूल्स ही फॉलो? नहीं, ऐसे ही होता है, बीच में कुछ नॉन सर्टिफाइड भी आती जाती रहती है, तुझे नहीं पता। So she has taken her concern to the CFO, who has told her this is the way business is conducted in the industry, and asked her not to highlight these areas in her report। अपनी रिपोर्ट में ये एरियाज हाईलाइट नहीं करने, और CFO साहब का जो हुक्म हो आप नहीं मानेंगे तो अगले दिन आप कंपनी में नहीं होंगे। 2 days later, the company offers her complete hardwood flooring along with rosewood furniture for her apartment at a 50% discounted price। और उसने देखा भाई आप फ्लोरिंग बहुत अच्छी करते हो, फर्नीचर बड़ा अच्छा है, तो मुझे भी चाहिए अपने अपार्टमेंट्स के लिए। तो कंपनी ने दिया, और कंपनी ने 50% डिस्काउंट दे दिया उसे, खुश करने के लिए। क्या कह रहा है? तुम्हारा ख्याल रख, हम तुझे कुछ करते हैं। रिश्वत, रिश्वत ही ना ये। क्या कह रहा है? अगर रूटीन से हट के ये डिस्काउंट दिया गया तो। So she is surprised, since as per company policy this is only offered after one has been employed for more than 2 years।
हाँ कंपनी डिस्काउंट देती है, लेकिन ऐसे एम्प्लॉयज़ को जो 2 साल या ज़्यादा पीरियड से कंपनी के साथ इंगेज हैं और इसे तभी आए जुमा 4 दिन हुए हैं तो इसे भी अगर ये डिस्काउंट मिल रहा है तो दिस मीन रिश्वत दी जा रही है। सो कंपनी जो है वो क्लेम कर रही है कि हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोर्सिंग करते हैं वुड की, फॉरेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन इंटरनल ऑडिटर ने इस चीज़ में वीकनेसेस हाईलाइट की हैं और उसे रोका गया है कि तूने ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं करनी, और साथ उसे फैसिलिटेट भी किया गया है, मीन कोई रिश्वत भी दी गई है, कंपनी की प्रोडक्ट्स कोई 50% डिस्काउंट पे प्रोवाइड की गई जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं थी। रिक्वायर्ड यूजिंग द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन मॉडल AAA मॉडल टू सपोर्ट योर आंसर, रिकमेंड टू AIA द कोर्स ऑफ एक्शन शी शुड टेक। कोई एथिकल इश्यूज है? फैक्ट मसला क्या है? मसला है कि नंबर 1 तो कंपनी जो है वो क्या कर रही है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है वो सोर्सिंग नहीं कर रही। मसला है कंपनी फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर कंडक्ट नहीं कर रही, और मसला है कि AIA को हैवी डिस्काउंट ऑफर किया गया एज ए फैसिलिटेशन फॉर नॉट रिपोर्टिंग द कंट्रोल वीकनेसेस। क्या कहला, क्या इधर इसे रिपोर्ट ये सब कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये 50% डिस्काउंट भी अवेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? एथिकल इश्यूज क्या इन्वॉल्व है? इसे रोका जा रहा है, तूने रिपोर्ट नहीं करना, ऑब्जेक्टिविटी वर्क को प्रेशराइज किया जा रहा है। क्या ख्याल है? अगर ये रिपोर्ट नहीं करती तो एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इसके पास थी जो इसी के पास रह जाएगी, जिससे एनवायरमेंटल डैमेज जो है वो कभी भी रिड्यूस नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। नॉर्म्स प्रिंसिपल वैल्यूज रिलेटिंग टू द केस, ऑब्जेक्टिव है कंपनी का प्रॉफिट कमाना, और अगर इस तरह की इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस हाईलाइट होती हैं तो उससे कंपनी का प्रॉफिट अफेक्ट हो सकता है ड्यू टू बैड रिप्यूट। क्यों, ऑलरेडी एक कंपनीज कॉस्टिंग द एनवायरनमेंट रिपोर्ट भी पब्लिश हुई है। इंडिपेंडेंस बीइंग AIA को देखा जाए तो इसने विदाउट एनी प्रेशर इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने हैं, और CFO की तरफ से अगर प्रेशर है तो इसकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट हो रही है। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट ना देने से मीट नहीं हो रही। गवर्नेंस CFO को फॉलो भी करना है, उसकी तरफ इसने क्या करना है, ओबीडियंस जो है वो भी शो करनी है, मीन जो हुक्म मिला उसकी तामील करनी है, तो रिपोर्ट देने से ओबीडियंस गवर्नेंस मीट नहीं हो रही इसकी। क्या ख्याल है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से AIA का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिपोर्ट वीकनेसेस हाईलाइट करना, और साथ कंपनी के पॉइंट ऑफ से जिस कंपनी में वो काम कर रही है उस कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या रिपोर्ट देने से मीट होगा या रिपोर्ट ना देने से मीट होगा। तो AIA अगर रिपोर्ट देती है तो ऑब्जेक्टिव इफेक्ट होगा ड्यू टू बैड रिप्यूट, कि उसने कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी देखना है जिसमें आप काम कर रहे हो। क्या कहना? गवर्नेंस ओबीडियंस को दो सेपरेट पॉइंट भी आप डिस्कस कर सकते हो। गवर्नेंस में आप थोड़े से रूल्स ले आओ कि बीइंग अ प्रोफेशनल, अगर आप किसी बॉडी के मेंबर हो तो आपकी बॉडी भी आपको कहती है कि आपने ट्रू रिपोर्टिंग करनी है, रॉन्ग रिपोर्टिंग के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना, और ओबीडियंस जिसके अंडर आप काम कर रहे हो उसके ऑर्डर को आपने फॉलो भी करना है। कोर्स ऑफ एक्शन क्या? कोर्स ऑफ एक्शन क्या? रिपोर्ट में कंट्रोल वीकनेसेस हाईलाइट करे या ना करे, लेकिन साथ वो 50% डिस्काउंट भी है। अब यहाँ पे 4 कोर्स ऑफ एक्शन बनेंगे। एक, एक्सेप्ट डिस्काउंट, डिस्काउंट एक्सेप्ट करे, नॉट रिपोर्ट और रिपोर्ट ना करे जैसे CFO ने कहा। दूसरा, एक्सेप्ट डिस्काउंट, डिस्काउंट भी एक्सेप्ट कर ले एंड रिपोर्ट भी कर दे तुम्हारी डैश डैश, मैंने अपना काम खुद करना है। क्या कह रहा? नॉट एक्सेप्ट डिस्काउंट,
नॉट एक्सेप्टिंग डिस्काउंट प्लस नॉट रिपोर्टिंग, रिपोर्ट भी ना करे, ओबीडियंस भी तो माननी है ना, लेकिन अपने आप को बचा लेनी, मैं ईमानदार हूँ, मैंने नहीं डिस्काउंट लेना ऐसे, ये रिश्वत मुझे नहीं चाहिए। नॉट एक्सेप्टिंग डिस्काउंट, डिस्काउंट एक्सेप्ट ना करे और साथ रिपोर्ट भी कर दे। व्हाट इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इन रिलेशन टू नॉर्म्स, प्रिंसिपल एंड वैल्यूज? अगर आप एक्सेप्ट करते हो और रिपोर्ट भी नहीं करते हो तो ऑब्जेक्टिव आपने ऑर्गेनाइजेशन का मीट किया, इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस मीट नहीं की, ओबीडियंस मीट किया। एक्सेप्ट करके डिस्काउंट आप क्या कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो, ये भी इफेक्ट किया आपने, ये मीट किया, ये मीट किया, ये एक्सेप्ट करने की सूरत में, रिश्वत लेने की सूरत में मीट नहीं किया और ओबीडियंस शो नहीं की। डिस्काउंट एक्सेप्ट नहीं किया और रिपोर्ट भी नहीं किया तो ये चीज़ आपने इफेक्ट कर ली, ये चीज़ भी इफेक्ट कर ली कि आपको ट्रू रिपोर्टिंग करनी है। क्या कहला? डिस्काउंट एक्सेप्ट ना करके आपने रिपोर्ट कर दिया तो ठीक है, एक ओबीडियंस मीट नहीं की लेकिन बाकी सब कुछ मीट कर लिया। कोर्स ऑफ एक्शन क्या होंगे इस सूरत में? कोर्स ऑफ एक्शन का आउटकम क्या होगा? लास्ट वाले में ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा आपने इफेक्ट किया रिपोर्ट करके, लेकिन अपना ऑब्जेक्टिव आपने मीट कर लिया, जो काम का मेन मकसद था कंट्रोल वीकनेसेस हाईलाइट करना। अब कोर्स आउटकम क्या होंगे? पहले की सूरत में अगर आपने डिस्काउंट एक्सेप्ट कर लिया, रिपोर्ट भी ना किया तो आपने एनवायरमेंटल डैमेज को और ज़्यादा प्रीवेल किया और ज़्यादा सपोर्ट किया। क्या ख्याल है? जिससे एनवायरमेंटल डैमेज जो है वो स्टॉप नहीं होगा बल्कि और ज़्यादा बढ़ेगा। एक्सेप्ट करके रिपोर्ट दे दी तो ठीक है, आपने एनवायरमेंटल डैमेज को रिड्यूस करने की कोशिश की लेकिन साथ आपने रिश्वत भी ली, तो इस सूरत में आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। क्या आपने रिश्वत ली है? क्यों? मैनेजमेंट की मर्जी का काम नहीं किया तो फिर ब्लैकमेल करेंगे, वो आपकी रेप्यूट को अफेक्ट करेंगे। डिस्काउंट ना लेके रिपोर्ट ना की आपने तो ठीक है, अपनी इंटेग्रिटी को आपने बचाया, अपनी रेप्यूट को बचाया, लेकिन साथ आपने एनवायरमेंटल डैमेज को प्रमोट किया। हाँ, आपने डिस्काउंट भी एक्सेप्ट नहीं किया और रिपोर्ट भी कर दिया, तो यहाँ से आपने अपनी रेप्यूट को भी बचाया, एनवायरमेंटल डैमेज को हाईलाइट किया, लेकिन आप अपनी जॉब लूज कर सकते हो। व्हाट इज द डिसीजन? व्हाट इज द डिसीजन? उसने आंसर में बुक वाले ने लिख दिया कि क्या करने चाहिए, सारी ऑप्शंस के प्रॉन्स कॉन्स देखते हुए कोई एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ करना चाहिए। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन देंगे कि क्या करना चाहिए, नॉट टू एक्सेप्ट द डिस्काउंट एंड रिपोर्ट द कंट्रोल वीकनेसेस एंड फेस वट एवर द कंसिक्वेंसेज वुड बी। मीन जो भी कंसिक्वेंसेज होंगे, जॉब लूज़ होगी या कुछ भी होगा, तो उसे फिर क्या करना है, फेस करना है, क्योंकि बेस्ट ये बनता है। क्या ख्याल है? इजी क्वेश्चन नहीं था ये, औखा क्वेश्चन था। पहले तो सिनेरियो को समझना औखा था कि हो क्या रहा है, क्यों, उसके लिए एनवायरमेंटल डैमेज क्या होता है, दरख्त क्या करते हैं, क्यों ये ज़रूरी हैं, ये नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर जाके हाँ दिमाग थोड़ा खुलेगा तो फिर जाके चीज़ें पकड़ी जाएंगी। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सो एथिकल इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए, एथिकल डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास दो मॉडल हैं, ट्रिपल ए मॉडल और टक्कर मॉडल, लेकिन दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव नहीं है। ऐसा नहीं कि हम ट्रिपल ए अप्लाई कर लें या टक्कर अप्लाई कर लें, नहीं। ट्रिपल ए अप्लाई होगा जब हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं और उनमें से हमने कोई एक राइट पाथ चूज़ करना है।
मीन जब हम डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या राइट है, तो राइट डिसाइड करने के लिए ट्रिपल ए मॉडल। टक्कर मॉडल जब वो आपने राइट डिसाइड कर लिया है, मीन एक डिसीजन ले लिया है, उस डिसीजन को इवैल्यूएट करना है कि ये एथिकली राइट है या नहीं, तो फिर हम क्या अप्लाई करेंगे, टक्कर। दोनों एक दूसरे का अल्टरनेटिव नहीं है। मीन एक डिसीजन को टेस्ट करना है एथिकली कि ठीक है या नहीं, तो टक्कर मॉडल। नहीं, डिफरेंट ऑप्शंस में से आपने डिसीजन लेना है, तो फिर ट्रिपल ए मॉडल। और ट्रिपल ए मॉडल में हम 7 क्वेश्चंस के थ्रू इशू को रिजॉल्व करते हैं। टक्कर मॉडल की बात करें तो टक्कर मॉडल में हम क्या करते हैं, 5 क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि हमारा डिसीजन एथिकली राइट है या नहीं। क्या हैं 5 क्वेश्चन के हम देखेंगे, इज़ इट प्रॉफिटेबल, इज़ इट लीगल, इज़ इट फेयर, इज़ इट राइट एंड इज़ इट सस्टेनेबल, सस्टेनेबल या एनवायरमेंटल फ्रेंडली। और अगर ये 5 क्वेश्चंस के आंसर यस आ जाएं तो हमारा डिसीजन एथिकली राइट है, और अगर कोई एक भी अगेंस्ट आ गया तो एथिकली रॉन्ग है। प्रॉफिटेबल में हमने देखना है कि ये जो कॉस्ट आ रही है हमारे ये काम करने में, उसका बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा है या नहीं है। लीगल में देखना है कोई लॉ रेगुलेशन के अगेंस्ट तो नहीं हम जा रहे। फेयर में देखना है स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हर स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ एक्सेप्टेबल है या नहीं है। राइट में हमने देखना होता है ह्यूमैनिटी मोरालिटी को, कि कहीं ह्यूमैनिटी मोरालिटी इंसानियत के अगेंस्ट डिसीजन तो नहीं है। और सस्टेनेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली में हमने देखना होता है कि इससे एनवायरमेंट स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, इससे इंडस्ट्री स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी। क्वेश्चन में मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3, required using Tucker models for decision making. Assess the factors that should be considered when dealing with the current issues. Assess, evaluate, analyze. Assess, evaluate, analyze, discuss. Assess, evaluate, एनालाइज, डिस्कस। जब भी ये 4 वर्ड्स आ जाएं तो इन चारों वर्ड्स का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करना। पॉजिटिव नेगेटिव बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करना। So using Tucker's model for decision making, assess the factors that should be considered when dealing with the current issues. और वो फैक्टर्स क्या हैं जो आपने असेस करने हैं, ये 5 फैक्टर्स हैं जो आपने असेस करने हैं कि आइदर ये पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव, इन आइदर ये चीज़ें मीट हो रही हैं या फिर नहीं हो रही। दोनों पॉइंट से बातें करनी। क्वेश्चन में आगे, सेफ स्टोर लिमिटेड SL is company engaged in providing a wide range storage services to other companies. तो कंपनी क्या करती है, स्टोरेज सर्विसेज अदर कंपनीज को प्रोवाइड करती है। मेन कंपनी के पास डिफरेंट स्टोर होंगे जहाँ पे लोग अपना माल आके स्टोर करते होंगे टेम्परेरी पर्पस के लिए। 2 years ago SL rented a property for 10 years in a small city which is surrounded by agriculture land. कंपनी ने किसी एक छोटे से शहर में एक प्रॉपर्टी रेंट पे ली स्टोरेज फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, जो एग्रीकल्चर लैंड के करीब थी या बीच में थी। इट बिल्ड्स अ वेयर हाउस हैविंग ह्यूमिडिटी लाइट एंड टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, ताकि लोग अपनी वेजिटेबल फ्रूट्स जो है स्पेशली फार्मर्स जो है यहाँ पे आके स्टोर कर सकें लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए। It also had some sterilized sections to store fresh pulps of fruits. This storage facility significantly helped the villagers to store and preserve their produce. Recently, the local court took notice of unauthorized use of amnesty plots of land in the city and issued an order to authorities to demolish all unauthorized construction and recover the land.
और कोर्ट ने कोई नोटिस दे दिया कि जो एमनेस्टी स्कीम के थ्रू प्लॉट्स एक्वायर किए गए हैं इसको ख़त्म किया जाए, इसके ऊपर अगर कोई बिल्डिंग ज़रा बनाई गई हैं तो उन्हें क्या कर दिया जाए, डिमोलिश कर दिया जाए। SL through a 30-day demolition notice received at the storage facility, SL को भी नोटिस मिल गया कि जिस प्लॉट के ऊपर आपने ये स्टोरेज फैसिलिटी अपनी कंस्ट्रक्ट की हुई है ये भी क्या करना पड़ेगी, डिमोलिश करना पड़ेगी विद इन 30 days। Discovered that the property had they rented out was illegally constructed over the plot of land originally allotted by the government for the construction of a school। ये प्लॉट तो गवर्नमेंट ने स्कूल के लिए दिया था और जिस बंदे ने आपको दिया है उसने इलीगली इसके ऊपर जो है कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके आपको रेंट आउट किया हुआ है, इसलिए गवर्नमेंट नोटिस के अकॉर्डिंगली इसे डिमोलिश करना पड़ेगा विद इन 30 days। ऑब्वियसली अगर ये लेट करते हैं तो उससे क्या होगा, लोकल एजुकेशन सिस्टम अफेक्ट होगा, क्यों, स्कूल नहीं बनेगा जल्दी। The owner of the property built a small school on about 30% of the land and on the rest of the land built a bulk store structure। और ऑनर ने क्या किया था, स्कूल के लिए लैंड मिली थी, उसने 30% पे स्कूल बना दिया, बाकी 70% पे स्टोर बना के रेंट आउट कर दिए। मीन पूरी बिल्डिंग पे स्कूल बनना चाहिए था। दिस मीन स्कूल छोटा होगा तो ज़्यादा पॉपुलेशन को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होगा, कुछ फैसिलिटीज़ लाइक ग्राउंड्स, प्ले एरिया वगैरह स्कूल के अंदर फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड हो रही होंगी। सो द डेमोलिशन SL storage facility was built in the said structure। The demolition notice shocked the management of SL as demolition in 30 days can cause substantial loss of business, cost of damages to clients and cost of shifting and reconstruction। मीन बिजनेस का लॉस होगा, क्लाइंट्स मीन जिनकी प्रोड्यूस पड़ी है वो भी डिस्ट्रॉय होगी और कंपनी को शिफ्ट करने के ऊपर भी अच्छी खासी कॉस्ट बेयर करना पड़ेगी। यू एज CFO ऑफ SL, उसने आपको बना दिया CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, क्यों, आप MFA पेपर पढ़ के जा रहे हो। सो यू as CFO of SL informed the CEO that in order to minimize the expected losses SL needs at least 1 year to properly plan reconstruction and shifting। मीन अगर आप अपने लॉसेस को बचाना चाहते हो तो आपको कम से कम 1 साल का टाइम पीरियड चाहिए, 1 माह नहीं, फिर जाके आपके लॉसेस बच सकते हैं। On the instruction of CEO, you met with the lawyer and discussed the way out। क्यों, कोर्ट का ऑर्डर है तो कोर्ट को कैसे डील करना है, लॉयर ही प्रॉपर्टी जानते हैं कि इधर जज खरीदना है या क्या करना है। क्या ख्याल है, जज खरीद लो, अपनी फेवर में डिसीजन ले लो, या कोई नून लीग का सिफारिश दिलवा दो किसी जज को तो अपनी फेवर में डिसीजन हो सकता है। सो आपको CEO की तरफ से ऑर्डर मिला कि आपने क्या करना है, लॉयर से मिलना है और इस चीज़ के बारे में डिस्कशन करनी है। लॉयर reviewed that facts of the case and concluded that this is a lost case for the owner of the property। भाई इसमें कुछ नहीं बचना, और इसी पहले वकील ऐसे ही डराते हैं ताकि रेट बढ़ाया जाए, एंड पे बताएंगे कि जज को ख़रीदना पड़ेगा, इतने पैसे लगेंगे, या मैं अपने साथ फ़लाँ वकील को भी करूँगा, इतने पैसे लगेंगे, तो स्टार्ट में डराते हैं। तो डरा रहा है, वो कहता है जी कि ऑनर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए ये केस लॉस्ट है। वेयर एज SL एज ए टेनेंट में बिकम एन एग्रीव्ड पार्टी एंड कैन फाइल एन अपील फॉर 1 year नोटिस टाइम। लेकिन आप एज ए टेनेंट कि मेरा बिजनेस अफेक्ट हो रहा है कोरोना दोना करके, तो फिर आप शायद कोई फेवर ले सकते हो, ऑनर को फेवर नहीं मिलेगी। क्यों, उसने तो गलीज़ हरकत की, स्कूल का प्लॉट था तो उसने उसके ऊपर प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट की तो गलत उसने किया, तो इसलिए उसे कोई फेवर नहीं मिलने वाली। हाँ, आप कोरोना दोना रो के शायद कोई फेवर ले सकते हो। हाउएवर she was of the opinion that court is likely to issue stay order in its first hearing। stay order mean प्रॉपर्टी का लोग ले लेते हैं
कि कुछ टाइम पीरियड के लिए मैं ऐसे प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई रखना चाहता हूँ। सो स्टे ऑर्डर इन द फर्स्ट हियरिंग बट विल कंक्लूड द केस विद इन 1 मंथ। लेकिन एक आध मंथ का ही स्टे ऑर्डर मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। इट इज़ आल्सो लाइकली दैट कोर्ट वुड नॉट अलाउ मोर देन 3 मंथ्स। ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 3 मंथ से ज़्यादा का स्टे ऑर्डर भी नहीं मिलेगा। बट विल he proposed some strategies that can possibly delay the conclusion of the case and resultantly demolition for 6 months। मीन 1 साल तो नहीं, 6 सालों तक, 6 माह तक की कोई सपोर्ट आपको मिल सकती है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, केस स्ट्रांगली बनाना पड़ेगा। You notice that these strategies include adjournment request on false medical grounds। हाँ, उसमें कुछ फॉल्स मेडिकल ग्राउंड्स भी आपको मैं बताना पड़ेगा कि ऑनर ने जैसे ही ये खबर सुनी है उसको दिल का अटैक हो गया है, वो बिस्तर पे पड़ा है, तो अभी उसे और अगर इस तरह का आपने झटका दिया तो मर जाएगा, तो इसलिए प्लीज़ हमें थोड़ी सी फेवर दी जाए। जैसे हमारे पॉलिटिशियन करते हैं, लाठी शाठी पकड़ के कोर्ट में जाएंगे, व्हील चेयर पे जाएंगे कि हम तो बड़े बीमार हैं, या जब हेयरिंग आएगी तो वो तो जी बेड पे पड़ा है, आ ही नहीं सकता, बीमार है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हम भी क्या कर सकते हैं कि फॉल्स मेडिकल ग्राउंड्स की बेस पर कोर्ट से इस तरह का डिले कुछ ले सकते हैं। एग्जैगरेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डैमेज टू क्लाइंट, और जो आपका नुकसान है वो भी आपने कुछ 10 गुना ज़्यादा बताना है, फिर जाके कोर्ट को झटका लगेगा और थोड़ा सा रहम आएगा तो शायद आपकी फेवर में केस आ सकता है। मीन झूठ बोलना पड़ेंगे आपको, रॉन्ग रिपोर्टिंग करना पड़ेगी कोर्ट को। क्लाइंट एंड शोइंग ओवर एस्टिमेटेड टाइम एंड कॉस्ट फॉर शिफ्टिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन, और आपको टाइम पीरियड भी ज़्यादा बताना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर जाके शायद कुछ 6 माह की आपको रिलैक्सेशन मिल जाए। You are preparing your recommendation for CEO on lawyer's advice। तो लॉयर के एडवाइस पर आप अब CEO को रिकमेंड करने जा रहे हो कब करना क्या चाहिए। एंड यूजिंग टकर मॉडल फॉर डिसीजन मेकिंग, assess the factors that should be considered when dealing with the current issue। प्रॉफिटेबिलिटी को देखा जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी को देखा जाए तो कंपनी की इफ़ेक्ट हो रही है, क्या ख्याल है। और अगर आप ये एग्जैजरेटेड कॉस्ट की रिपोर्ट देते हो तो ये बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबल है, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबल है। लेकिन स्कूल के जो हैबिटेट हैं, जो लोकल नेशन है, उनके एजुकेशन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबल नहीं है। क्यों? बिज़नेस का प्रॉफिट होगा ऑन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। इन एजुकेशन को अफेक्ट करके आप बिज़नेस का प्रॉफिट देखने जा रहे हो। नहीं, अभी प्रॉफिटेबल कि बिज़नेस के लिए ये जो एडवाइस मिली है कि हमें इस तरह से एग्जैजरेटेड कॉस्ट लॉसेस की रिपोर्ट देना पड़ेगी ताकि 6 मंथ्स तक का डिले मिल जाए, तो क्या ये एग्जैजरेटेड कॉस्ट की रिपोर्ट बनाना बिज़नेस के लिए प्रॉफिटेबल है? लेकिन लोकल नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबल नहीं है। हाँ, वो जो फूड प्रोड्यूसर्स हैं जिनकी प्रोड्यूस हमारे पास पड़ी है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रॉफिटेबल है। लेकिन लोकल एजुकेशन सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आने वाली जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से, आने वाली पौध के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबल नहीं है। लीगल है, लीगल है, अपने लॉसेस को बचाना लीगल है, लेकिन एग्जैजरेटेड कॉस्ट की रिपोर्ट देना, तो ये कोर्ट को डिसीव करने जा रहे हो, तो ये इलीगल है। क्या ख्याल है? मीन आप हो ठीक और फॉल्स मेडिकल रिपोर्ट्स बना के दो कि हम मारे गए, लुटे गए, हार्ट अटैक हो गया, बेड पे पड़ा है, ऑनर आ नहीं सकता, तो ये क्या है? इलीगल है। फेयर, बिजनेस के पॉइंट से फेयर है, बिजनेस ऑनर के पॉइंट से फेयर है, बिजनेस के एम्प्लॉयज़ के पॉइंट से फेयर है, आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके पॉइंट से फेयर है। लेकिन लोकल नेशन के पॉइंट से, यूथ के पॉइंट से फेयर नहीं है। क्या ख्याल है? राइट ह्यूमैनिटी मोरालिटी को मीट कर रहा है?
नहीं, आप एजुकेशन सिस्टम को अफेक्ट करने जा रहे हो। जितना आप डिले करोगे उतना एजुकेशन सिस्टम जो है उस एरिया का क्या होगा, अफेक्ट होगा। हाँ, जो आपके क्लाइंट्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, विल्जर्स जिनकी प्रोड्यूस आपके पास पड़ी है, हाँ डिले करने से उनका लॉस जो है वो थोड़ा आप क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। लेकिन ऑन ब्रॉडर ग्राउंड देखा जाए तो राइट डिसीजन नहीं है। क्यों झूठ बोल के आप ये फेवर लेने जा रहे हो। सस्टेनेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली है कि अगर तो 30 डेज़ में डेमोलिशन होती है तो उससे क्या होगा, फूड जो भी पड़ा है आपके पास वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं। क्या ख्याल है, तो वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। लेकिन साथ अगर आप एजुकेशन सिस्टम को अफेक्ट करते हो तो उससे लोकल जो एजुकेशन या लोकल लिटरेसी रेट है वो अफेक्ट होगा। और लिटरेसी रेट अफेक्ट होना एनवायरमेंटल फ्रेंडली स्टेप आपका सस्टेनेबल स्टेप नहीं है। तो करना क्या था, हमने कोई फाइनल डिसीजन नहीं देना था इसके अंदर। हमने सिर्फ ये 5 फैक्टर्स को असेस करना है। तो प्रॉफिटेबल ऑनर के पॉइंट ऑफ से है, आपके विल्जर्स क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन लोकल यंग जनरेशन यूथ या चिल्ड्रन के एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। लीगल ठीक है, अपने लॉसेस को रिकवर करना आपके लिए लीगल है, लेकिन झूठ बोल के रॉन्ग रिपोर्ट करके कोर्ट को डिसीव करके जो है वो फेवर लेना ये इलीगल है। क्यों, आप वहाँ पे ओथ लेते हो मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, तो अगर आप उसमें रिपोर्ट रॉन्ग दे रहे हो तो फिर सच तो नहीं है ना। फेयर बिजनेस ऑनर, बिजनेस एम्प्लॉयज़ आपके क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ से फेयर है, लेकिन लोकल यूथ के पॉइंट ऑफ से फेयर नहीं है। राइट विल्जर्स क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ से तो है, लेकिन ओवरऑल नेशन के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो राइट नहीं है। सस्टेनेबल फूड डिस्ट्रॉय होगा अगर 30 डेज में डेमोलिशन होती है तो सस्टेनेबल नहीं है। नहीं, आपका डिसीजन सस्टेनेबल है, आपकी रिपोर्ट सस्टेनेबल है, लेकिन आप साथ क्या कर रहे हो, डिले कर रहे हो एजुकेशन सिस्टम को, जिससे लिटरेसी रेट जो है वो आप क्या कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो या डिप्रेस कर रहे हो, डिप्रेस कर रहे हो। तो उस पॉइंट से सस्टेनेबल नहीं है। ये सिर्फ असेस करना है फैक्टर्स को, मीन पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट ऑफ से बातें करनी है, किसके पॉइंट ऑफ से ये चीज़ें हैं और किसके पॉइंट ऑफ से नहीं है। कोई फाइनल डिसीजन इसके अंदर आपने नहीं देना। ठीक हो गया। ये दोनों क्वेश्चन प्लीज़ आंसर एक दफ़ा रीड करके, एक दफ़ा आंसर रीड करके हाथ से अटैम्प्ट करने हैं। ये दोनों क्वेश्चन अगर हाथ से अटैम्प्ट हो गए तो नेक्स्ट क्लास वाले क्वेश्चन समझ आएंगे, कवर होंगे। अगर ये आज अटैम्प्ट ना हुए तो नेक्स्ट क्लास में चीज़ें समझ नहीं आएंगी। इसके आंसर्स मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। तो आंसर एक दफ़ा रीड करके उसके बाद हाथ से ये दोनों क्वेश्चन एज ए असाइनमेंट कल आपके साथ मुझे अटैम्प्टेड चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों अटैम्प्ट करने, क्वेश्चन 1 अटैम्प्ट नहीं करना, वो ऑलरेडी आपका अटैम्प्टेड है, नहीं है तो वो भी करना है। भाग जाओ, कल मिलते हैं।